सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल मेडिट जर्नी गाइस। आज आपको थंबनेल से पता लगी गया होगा, विल बी टॉकिंग अबाउट द टंग। टंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एज वेल एज अ सेंस ऑर्गन एज वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स जनरल फीचर, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द जनरल टेस्ट बर्ड्स जो हमारे पास है, एंड देन एक स्पेशल टेस्ट बर्ड जो हमारे पास रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, होप यू गाइज मस्ट बी नोइंग, वो डिस्कस करेंगे। नहीं पता है तो आई एम देयर फॉर यू गाइज about these taste buds, their location, their type, and then also we'll be talking about the muscles of the tongue, their types, nerve supply, the arterial supply and the venous supply, as well as the lymphatic drainage of the tongue will be taken up. Along with this, the clinical anatomy of the tongue is also taken up. Hope you guys must be knowing कि आपको अगर इंटरनल्स में कोई क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है टंग के ऊपर, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको क्लिनिकल एनाटॉमी उसमें लिख करके ही आनी होती है, उसको स्किप नहीं करना होता है। दैट गिव्स यू एडिशनल मार्क्स। तो क्लिनिकल एनाटॉमी भी देखेंगे एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द टंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होप यू गाइज एंजॉय द लेक्चर, स्टे ट्यून्ड। So basically, tongue is a muscular organ found where in the floor of the mouth. Its location is the floor of the mouth. It has three parts. The tongue has three parts, that is the tip, this part जिसको हम प्रोट्रूड कर सकते हैं, that is मुंह से बाहर भी निकाल सकते हैं, the body and the root part. रूट पार्ट इज द पोर्शन जहाँ से हमारी टंग जो होती है वो अटैच होती है विद द बोन्स, दैट इज हायोइड एंड एपिग्लॉटिस। ठीक है, बॉडी लाइज बिटवीन द टिप एंड द रूट, दैट इज टिप एंड द रूट। इसके बीच में का पूरा पोर्शन इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द टंग। ठीक है, नाउ देयर आर टू सर्फेसेस ऑफ द बॉडी ऑफ द टंग। व्हाट आर दोज? देयर इज द डोर्सल सरफेस। ये सर्फेसेस में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। डॉर्सल सरफेस होता है और एक वेंट्रल सरफेस होता है। मैं आपको मोस्ट डाउटेबल पॉइंट्स भी बताऊंगी ताकि आप उस पर पहले से ही ग्रिप बना लो अपनी। ठीक है, डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है, ये विच इज़ द सुपीरियर सरफेस, एंड दिस पोर्सन जब हम टंग को ऊपर पैलेट से टच कराते हैं जो विजिबल होता है, दैट इज द इंफीरियर सरफेस और द वेंट्रल सरफेस। नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, जो बाहर का सरफेस होता है उसको हम वेंट्रल कहते हैं, बट यहाँ पे ऑपोजिट होता है। जस्ट हमारे जैसे पैरों में होता है, पैरों में डॉर्सम ऊपर होता है एंड द वेंट्रल सरफेस इज नीचे। डॉर्सिफ्लेक्शन में हम ऊपर मूव करते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन में नीचे मूव करते हैं अपने सोल को। सिमिलरली यहाँ पे डॉर्सल सरफेस इज द सुपीरियर सरफेस, वेयरएज वेंट्रल सरफेस कौन सा सरफेस हो जाता है? इंफीरियर सरफेस हो जाता है। The tip is the anterior free margin. And root is attached to hyoid bone or the epiglottis, which is a cartilage of larynx. अब इनसे ये टंग हमारी क्यों अटैच होती है रूट की हेल्प से? वाई? बिकॉज अगर हम स्वेलविंग कर रहे हैं, दैट इज खाने को हम निकल रहे हैं, तो उससे हमारी टंग भी तो वापस जा सकती है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अटैच्ड है पीछे से, सिर्फ एक जगह से अटैच है, बाकी पूरी फ्रीली मूवेबल होती है। ठीक है, इससे हम टंग के फंक्शंस की बात करते हैं तो देयर आर बेसिकली थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द टंग। सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है कि स्पीच में हेल्प करता है, दैट इज प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है, कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स बोलने में हेल्प करता है। हम डिस्कस करेंगे जब मसल्स के बारे में, टंग के बारे में, वहाँ पे देखेंगे कि कौन से टाइप की मसल्स कौन से टाइप के वोवेल्स को बोलने में हेल्प करती है, कौन कॉन्सोनेंट्स बोलने में हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स वेरी इंपॉर्टेंटली टेस्ट को प्रेडिक्ट करने में। हम कोई चीज़ खाते हैं तो टेस्ट हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि टंग के ऊपर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड एज द टेस्ट बड। ठीक है, उनकी हेल्प से हमारे पास टेस्ट परसीव होता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन द स्वेलोइंग। अब स्वेलोइंग के लिए एक साइंटिफिक वर्ड आ चुका है, डिग्लूटिशन, और ये डिग्लूटिशन होता है, नॉट डिग्लूटिनेशन। ठीक है, इट इज डिग्लूटिशन। क्लियर है? अब हम बॉडी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, सो बेसिकली जो बॉडी होती है टंग की,
it is divided into three parts. Oral part, that is टिप के जस्ट पीछे वाला पार्ट, then there is the pharyngeal part, एक तरीके से मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, और लास्ट होता है द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट. दिस पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट इज ऑल्सो अटैच्ड टू द हायोइड बोन और द एपिग्लॉटिस. तो ये अटैच्ड होता है टू द बोन्स. नाउ द pharyngeal part forms the base of the tongue. ठीक है. ओरल पार्ट जो होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, पैपिले प्रेजेंट होते हैं. अब आप वंडर कर रहे होंगे व्हाट आर पैपिलेस. सो बेसिकली पैपिले छोटे छोटे एलिवेशंस होते हैं हमारे टंग पे, छोटे छोटे उभार होते हैं टंग पे, जो आपको कभी कभी फील भी होते होंगे इफ़ यू ट्राई. तो ये पैपिले की हेल्प से टेस्ट बर्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से हमें टेस्ट सेंसेशन पता लगती है. ठीक है. तो पैपिलेस आर प्रेजेंट इन द ओरल पार्ट. द pharyngeal part forms the base of the tongue. It starts after the palatopharyngeal arch. अगर अपने माउथ को आप पूरा ओपन करो लाइक दिस, तो साइड में आपको एक दो आर्च आती हुई मिलेगी. एक पैलेटोफेरेंजियल पीछे से आर्च होती है, एक होती है पैलेटोग्लॉसल आर्च. ग्लॉसल टंग पे एंड हो जाती है, पैलेटोफेरेंजियल हमारे पास पीछे फेरिंग्स तक जाती है. ये शुरू पैलेट से होते हैं. ठीक है. तो बेसिकली इस आर्च के पीछे से हमारे पास फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग शुरू हो जाता है. अब जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है विच इज अटैच्ड टू द हायोइड बोन और द एपिग्लॉटिस हैज़ गॉट फोल्ड्स. एक तो हमारे पास मीडियम फोल्ड होता है, जिसको हम कहते हैं, टंग के लिए ग्लॉसल वर्ड यूज होता है ना, ग्लॉसल वर्ड यूज हो जाता है या तो लिंगुअल वर्ड यूज हो जाता है. तो मीडियम फोल्ड जो होता है इसका नाम होता है ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड. क्यों? क्योंकि ये अटैच हो रहा है एपिग्लॉटिस से टंग जाकर के. टंग एपिग्लॉटिस से अटैच होता है, टंग के लिए ग्लॉसो, एपिग्लॉटिस से अटैच हो रहा है इसलिए एपिग्लॉटिक. एक बिल्कुल मिडल में होता है, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं. आई बी टेलिंग यू मैं क्या बना रही हूँ, मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी. बट फर्स्ट सी दिस पार्ट. ना सी गाइस, जो हमारा पोस्टीरियर पोर्शन है दैट इज अटैच्ड टू द एपिग्लॉटिस. किससे अटैच हो रहा है? एपिग्लॉटिस से. अब यहाँ पे आपको दो फोल्ड्स दिखेंगे, एक ही मीडियम फोल्ड, इसी को कहेंगे मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड. क्या कहेंगे? मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड. एंड ये टू लेटरल फोल्ड्स दिख रहे हैं जो हमारे टंग को एपिग्लॉटिस से कनेक्ट कर रहे हैं. दीज आर कॉल्ड एज द टू लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड्स. क्लियर है? ठीक है. ओरल पार्ट में पैपिलेस प्रेजेंट होता है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. फेरेंजियल पार्ट पैलेटोफेरेंजियल आर्च के पीछे से शुरू होता है एंड इट हैज गॉट अ नंबर ऑफ लिम्फॉइड फॉलिकल्स. ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये इन्वर्टेड वी शेप के पीछे दिस पोर्शन, इसमें बहुत सारे लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं. लाइक देयर आर न्यूमरस ग्रुप ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट. दिस पार्ट इज ओनली कॉल्ड एज द फेरेंजियल पार्ट. इसके पीछे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट आता है, दिस पार्ट. देन दिस इज द ओरल पार्ट ऑफ द टंग. फाइन. इसमें क्या होता है? लिम्फॉइड टिश्यूज. और ग्रुप ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू से यहाँ पे एक टाइप ऑफ टॉन्सिल बनता है विच इज इम्पॉर्टेंट. इट इज कॉल्ड एज द लिंगुअल टॉन्सिल. लिंगुअल क्यों? क्योंकि हमारा टंग में लोकेटेड है, इसलिए इसको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल. सो लिंगुअल टॉन्सिल की लोकेशन आपको याद होनी चाहिए. इट इज प्रेजेंट इन द फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग. क्लियर है? ठीक है. अब इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ. ये हमारे पास एंटीरियर फ्री मार्जिन ऑफ द टंग है. फाइन. दिस इज द डॉर्सल सरफेस, मतलब मैं सुपीरियर सरफेस से देख रही हूँ. दिस पोर्शन ऑफ द टंग, it is divided by the V-shaped, inverted V-shaped structure which is called as the sulcus terminalis. क्या कहते हैं इसको? sulcus terminalis. Into two parts. हमारा जो dorsal surface of the tongue है that is being divided into two parts by the inverted V-shaped structure called the sulcus terminalis. Anterior
2/3 part, and the posterior 1/3 part. This is the posterior 1/3 part. Divided by sulcus terminalis. अब हम जब टेस्ट बर्ड्स की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये हमें टेस्ट पता करने में हेल्प करते हैं, है ना। अब ये हमारे टंग में होते कितने टाइप के हैं? देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ द टेस्ट बर्ड्स। पहले मैं आपको एक बार मेंशन कर देती हूँ कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज सर्कमविलेट पैपिले। इसको हम विलेट पैपिले भी कहते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट पैपिले और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सल्कस टर्मिनालिस। आपको ये दिख रहा है सल्कस टर्मिनालिस के आगे प्रेजेंट है, लार्ज इन नंबर एज वेल एज सबसे बड़े टेस्ट बर्ड्स इनके में लोकेटेड होते हैं। इनका नंबर कितना होता है? 8 to 12 इन नंबर होते हैं। दिस आर द लार्जेस्ट पैपिले। सेकेंड कम्स द फोलिएट पैपिले। फोलिएट पैपिले जो होते हैं ये सर्कमवेलेट पैपिले के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं और आगे प्रेजेंट होते हैं, समवट लाइक दिस। दिस आर द फोलिएट पैपिले। फोलिएट पैपिले ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। दैट इज रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, हमारे भी किसी टेस्ट बर्ड को ये नहीं सेंस करता है। देन कम्स द फंजीफॉर्म पैपिले एंड लास्ट इज द फिलीफॉर्म। लार्जेस्ट इन नंबर, लार्जेस्ट कौन से होते हैं साइज में? सर्कमवेलेट, नाम भी इसका बड़ा, इससे आप याद रख लोगे कि ये सबसे बड़े वाले टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फिलीफॉर्म जो होते हैं ये बहुत माइन्यूट होते हैं, दैट इज ये स्मॉलेस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा इन नंबर होता है, दैट इज न्यूमरस होते हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? थ्रूआउट द टंग होती है। ठीक है, फंजीफॉर्म पैपिले कहाँ पे होते हैं? एंटीरियर मार्जिन ऑफ द टंग में होते हैं। ठीक है, टिप ऑफ द टंग के पास हमारे पास फंजीफॉर्म पैपिले होते हैं। फंजीफॉर्म पैपिले फंगस से कुछ रिलेटेड सा लग रहा है। ठीक है, तो इसका शेप बेसिकली कैसा होता है? मशरूम शेप। इट्स शेप इज मशरूम शेपेड। फिलीफॉर्म पैपिले के बारे में एक स्पेशल पॉइंट है, इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता। देयर इज नो टेस्ट बर्ड। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ पैपिले, कौन से टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड में देयर इज नो टेस्ट बर्ड? इट इज द कौन सा टाइप ऑफ पैपिले में देयर इज नो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट? इट इज द फिलीफॉर्म पैपिले। एंड इसका शेप कैसा होता है? इट इज बेसिकली ट्राइंगुलर इन द शेप, या तो कोनिकल कह सकते हैं। फोलिएट पैपिले कुछ ऐसे होते हैं। सर्कमवेलेट पैपिले सर्कुलर होते हैं। ठीक है, एंड लार्जेस्ट इन साइज होते हैं। आई होप पैपिले का पॉइंट क्लियर है आपको। ठीक है, अब जो हमने डॉर्सम ऑफ द टंग देखा जहाँ पे पैपिले प्रेजेंट होते हैं, उसके जस्ट नीचे वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग होता है। वहाँ पे भी हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें? लेट्स सी। एक सेंट्रल फोल्ड होता है जिसको हम फ्रेनुलम कहते हैं। अगर आप अपने टंग को एलिवेट करो, ऊपर पैलेट से टच कराओ, देयर इज द मिडल, एकदम सेंटर में देयर इज अ फरो विच इज कॉल्ड एज द फ्रेनुलम। और उसके साइडों में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज द प्लाइके फिम्ब्रिएटा। अभी मैं इसको डायग्राम से इलस्ट्रेट करूंगी। ऑल्सो टंग में हमारे पास आगे क्या होता है? सेंट्रल और द मीडियन फोल्ड हम कह देते हैं, जो हमें दिखता है मोस्टली। वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग क्या होता है? कनकेव होता है, और डॉर्सल सरफेस थोड़ा रेज्ड सा होता है, ऐसे उभरा सा डॉर्सल सरफेस है। ठीक है, जिस पे छोटे छोटे क्या होते हैं? पैपिले होते हैं। डॉर्सल सरफेस इज कन्वेक्स एंड वेंट्रल इज कनकेव। ऑपोजिट हुआ ना भाई, ये नीचे कनकेव है तो ऊपर वाला कन्वेक्स हुआ, नीचे वाला कनकेव हुआ। अब इसको हम देखते हैं, जो चीज़ मैंने आपको वेंट्रल सरफेस पे समझाई है एक डायग्राम के थ्रू। सो बेसिकली दीज आर द अपर लिप्स, these are the lower lips. I'm not that good at trying, but I'm trying for you guys. These are the lower lips.
क्लियर है? नाउ व्हाट कम्स, दिस इज आवर टंग. थोड़ी टेढ़ी बन गई बट इट्स ऑल राइट, विल मेक इट राइट. ओके, सो दिस इज द टंग. इसका इंफीरियर सरफेस हम देख रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है सेंट्रल फोल्ड कॉल्ड एज फ्रेन्यूलम. इसके साइडों में हमारे पास दो फोल्ड्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज द प्लाइके फिम्ब्रिएटा. ठीक है, अब ये दो लेटरल फोल्ड्स और एक मीडियल फोल्ड के बीच में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेन रन कर रही होती है, ब्लू कलर की. आपको दिख भी सकती है अगर आप ध्यान से मिरर में देखो खुद को जा करके. तो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज अ लिंगुअल वेन. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस. हम कहाँ थे? डॉर्सल लिंगुअल टंग पे. रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है आखिरी में. ठीक है, कौन सी टंग में हमें वेन दिखती है? ऑन द वेंट्रल सरफेस. एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है. इट इज द डॉर्सल लिंगुअल टंग. या तो पीजी में इस पे फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, यहाँ पे नीचे टंग के नीचे वाली लोकेशन को क्या कहते हैं? टंग इज कॉल्ड एज लिंगुअल. इससे नीचे की लोकेशन को हम कहेंगे सब लिंगुअल. ठीक है, तो यहाँ पे जो फोल्ड होएगा दैट इज कॉल्ड एज द सब लिंगुअल फोल्ड. और यहाँ पे प्रेजेंट क्या होते हैं? सब लिंगुअल पैपिले. ठीक है, दीज आर बेसिकली द सब लिंगुअल फोल्ड्स विद द पैपिले. मतलब ऐसे पैपिले जो टंग के नीचे प्रेजेंट है ना? ठीक है, तो हमने वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग डिस्कस कर लिया है. मुझे यहाँ पे नोट तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन से टाइप के पैपिले कौन से हैं. चलो मैं कर देखती हूँ. फिर भी दीज आर द सर्कमहेलेट पैपिले. आप लोग आइडेंटिफाई करो मेरे साथ साथ. दीज आर सर्कमहेलेट पैपिले. उसके जस्ट साइड में होते हैं फोलिएट पैपिले. देन मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं फंजीफॉर्म पैपिले. सबसे ज़्यादा इन नंबर और सबसे छोटे छोटे कौन से होते हैं? फिलीफॉर्म पैपिले. ठीक है, this was about the papilla of the tongue. Now we'll be having a look at the locations of the tongue जहाँ पे कौन कौन से टाइप ऑफ टेस्ट की सेंसेशन होती है. ठीक है, एक बार मैं टंग सही से बना लूँ. ये तो पता नहीं कैसी बन रही है ना. फाइन, अब देखते हैं. जो टिप ऑफ द टंग होती है स्वीट से बिटर की तरफ हम ऐसे जाते हैं. ठीक है, टिप पे प्रेजेंट होता है स्वीट लेटरल साइड पे और एंटीरियर भी हमारे पास प्रेजेंट होता है सॉल्टी. देन लेटरली प्रेजेंट होता है सावर. और पोस्टीरियर मोस्ट पे लोकेशन होती है किसकी? बिटर की. इसीलिए कोई चीज़ अगर हम कड़वी खाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि ओह ये तो कड़वी थी बहुत ज़्यादा. ठीक है ना. अभी टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं गाइस, ये क्या करते हैं ना, इनके से रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट ऑफ फैक्ट्स बता रही हूँ जो मैं आप नोट कर सकते हो पेपर में. टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं एज के साथ क्या होते रहते हैं? डीजनरेट होने लग जाते हैं. इसीलिए ओल्ड एज में ज़्यादा टाइप ऑफ टेस्ट पता नहीं लगते इंसान को, वो अप्रिशिएट नहीं कर पाता. ठीक है, और टेस्ट बर्ड्स की लाइफ स्पेन सिर्फ कितनी होती है? ओनली 10 days. मतलब आफ्टर एवरी 10 days न्यू टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर फॉर्म्ड. आई मीन टू से नए नए पैपिलेज की फॉर्मेशन होती है. उनमें टेस्ट बर्ड्स आर सिमिलर बट नए सेल्स बनते हैं उसमें. ठीक है, ये तो थे हमारे 4 टाइप ऑफ टेस्ट. बट एज आई वॉज टेलिंग यू इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि हम एक नए टेस्ट को आइडेंटिफाई कर चुके हैं. दैट इज द यूमामी टेस्ट बर्ड. यूमामी. अब इसके ऊपर पूरा शॉर्ट नोट आता है तो आई हैव टू टेक यू गाइज इन द डेप्थ ऑफ दिस टेस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड.
द हेडिंग यूमामी टेस्ट, ठीक है। यूमामी टेस्ट को हम एसेंस ऑफ डिलीशियसनेस भी कहते हैं। कोई चीज़ डिलीशियस है ये हमें इससे ही पता लगता है, ठीक है। ये बेसिकली एक जापानीज टर्म है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जापानीज टर्म है, और अभी रिसेंटली मोस्ट डिस्कवर्ड टेस्ट है। ये बेसिकली फाउंड किन चीज़ों में होता है, ये इम्पोर्टेंट है। टमाटो में, चीज़ में, सोया सॉस, देन वी हैव मशरूम, मीट, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, डाइट प्रोडक्ट्स, जिसमें हमें यूमामी टेस्ट की सेंसेशन होती है। क्लियर है? ओके। ये बेसिकली कौन से कंपाउंड की वजह से होता है? एल ग्लूटामेट की वजह से होता है, या इसको हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी कहते हैं, MSG। इट्स नॉट मैसेज वाला MSG, इट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अदर कंपाउंड्स जिसकी वजह से हमें सेंसेशन होती है आर आइनोसिडेट एंड गॉन्यूलेट, ठीक है। दिस आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूमामी टेस्ट। Now, learning more about this taste. यूमामी टेस्ट जो होता है गाइस, इससे एक क्लिनिकल सिंड्रोम आता है, दैट इज चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। अब ये बेसिकली सिंड्रोम क्या है? हम जो MSG है ना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इससे हमें अच्छा टेस्ट आता है, यूमामी का टेस्ट फील होता है, तो हम इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने लग गए इस कंपाउंड को, ताकि हमें उस खाने से आदत हो जाए और उनकी मार्केटिंग हो जाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली ज़्यादा MSG जब यूज़ होने लग जाता है तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम। चाइनीज़ रेस्टोरेंट में कैसे टाइप के फूड मिलते हैं, चाइनीज़ नूडल्स वगैरह ये सब भी मिलते हैं, जिनमें ये टेस्ट होता है सोया सॉस वगैरह में। तो बेसिकली इससे क्या होता है, रेस्टोरेंट में ज़्यादा फूड खाओ तो उससे क्या होएगा, वॉमिटिंग, नोजिया, हेडेक, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं अगर MSG का ओवर यूज़ होए तो, जो आजकल इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है ये एक्ट कहाँ पे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो बेसिकली इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो GPCR होते हैं, दैट इज G प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर होता है। और इनके रिसेप्टर्स का स्पेशली नाम क्या होता है? T1R1 एंड P1R3। दीज आर द रिसेप्टर्स ऑफ यूमामी टेस्ट, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी भी आप इसकी एक लिख सकते हो, छोटी सी, चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम, याद रह जाएगा, ठीक है। इसकी लोकेशन बता सकते हो, क्लियर है। तो ये यूमामी टेस्ट के बारे में था। कंटिन्यूइंग फर्दर, अब हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ द टंग। सो मसल्स टंग में बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है? इनके ओरिजिन और इंसर्शन। इंट्रिंसिक मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो टंग के मस्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर ही ओरिजिनेट होती है और इंसर्ट हो जाती हैं। बट एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होती हैं वो गाइस कहीं और से ओरिजिनेट होती है, बट इंसर्ट कहाँ पे होती है? टंग पे। इसीलिए टंग पे इनका इंसर्शन होता है, तो इंसर्शन के पॉइंट पे ये मूव करती हैं। जब ये मूव करेंगी तो टंग की मूवमेंट होती है। दैट्स वाई एक्सट्रिंसिक मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द टंग। मूवमेंट्स जैसे कि टंग को आगे निकालना, जिसे हम प्रोट्रूजन कहेंगे, फिर पीछे ले जाना, दैट इज रिट्रैक्शन, एलिवेट करना, ऊपर ले जाना पैलेट को टच करने के लिए, देन डिप्रेस करना। दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ द टंग जो एक्सट्रिंसिक मसल्स कराते हैं। इंट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ साइज ऑफ द टंग, शेप ऑफ द टंग को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। टंग के विद इन होते हैं ये,
अब एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वोवेल्स। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। बट जो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं बचे, दोज आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स। इस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कौन सी मसल ऑफ द टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। क्लियर है? अब इनके नाम देखते हैं हम। इंट्रिंसिक मसल्स हमारे पास होती हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, inferior longitudinal, transverse muscle, vertical muscle। ठीक है, ये 4 हमारे पास होती हैं इंट्रिंसिक मसल्स। सिमिलरली 4 एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 8 मसल्स ऑफ द टंग। 4 इंट्रिंसिक, 4 एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मसल्स को याद करने के लिए देयर इज अ ट्रिक, GESH। G for genioglossus, P for palatoglossus, S for styloglossus, H for hyoglossus। अब जीनियोग्लॉसस का ओरिजिन कहाँ से होता है? आगे वाले वर्ड्स ओरिजिन बताएंगे। ग्लॉसस मीन्स इनका इंसर्शन यहाँ पे हो रहा है। जीनियोग्लॉसस इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंफीरियर ट्यूबरकल्स ऑफ द मैंडिबल। जीनियल ट्यूबरकल्स होते हैं मैंडिबल पे अंदर की ओर, जिनको हम जीनियल ट्यूबरकल्स कहते हैं, वहाँ से जीनियोग्लॉसस का ओरिजिन होता है। देन पैलेटोग्लॉसस, ये हमारे पास जो पैलेट होता है वहाँ से ओरिजिन होता है। पैलेट इज प्रेजेंट अबव द टंग, राइट? सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट पहले होएगा, फिर बेसिकली पीछे सॉफ्ट पैलेट होएगा। स्टाइलोग्लॉसस, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस कहाँ पे हमारे प्रेजेंट होता है? मैस्टॉइड प्रोसेस के थोड़ा आगे प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से स्टाइलोग्लॉसस का ओरिजिन होता है। हायोग्लॉसस, हायो मतलब हायोइड बोन, नीचे हमारे पास हायोइड बोन लोकेटेड होती है C3 लेवल पे, वहाँ से हायोग्लॉसस का ओरिजिन होता है। नीचे से ये टंग के ऊपर जाती है, दैट इज हायोग्लॉसस। ठीक है, अब इनके फंक्शंस भी हम इजीली याद कर सकते हैं। जीनियोग्लॉसस, ये इसके बारे में बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स हैं गाइस, तो आई टेल यू कि इसको याद रखो। पैलेटोग्लॉसस भी थोड़ी सी स्पेशल है, तो इन दोनों के पॉइंटर्स हम अलग से देखेंगे। जीनियोग्लॉसस को सबसे पहली चीज़, ये आगे हमारे पास मूवमेंट कराती है टंग की, प्रोट्रूजन। ठीक है, इट हेल्प्स इन द प्रोट्रूजन ऑफ द टंग, दैट इज टंग को आगे निकालना। ऑल्सो इसको हम सेफ्टी मसल ऑफ द टंग कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज सेफ्टी मसल ऑफ टंग। वाई? अगर टंग को हम प्रोट्रूड नहीं कर पा रहे, आगे नहीं निकाल पा रहे, तो टंग क्या करेगा? एयर पैसेज को ब्लॉक कर सकता है और उसकी वजह से सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, सफोकेशन होगी। तो इसको हम सेफ्टी मसल ऑफ द टंग कहते हैं। एज वेल एज जीनियोग्लॉसस मसल इज ऑल्सो यूज टू टेस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व जो होती है ये सप्लाई करती है ऑलमोस्ट ऑल द मसल्स ऑफ द टंग को एक्सेप्ट फॉर द वन मसल विच इज़ द पैलेटोग्लॉसस। इसके बारे में यही स्पेशल पॉइंट था कि पैलेटोग्लॉसस मसल जो होती है this is not supplied by the hypoglossal nerve, that is the 12th cranial nerve, but it is supplied by the pharyngeal plexus. It is a vago-accessory complex formed by the 9th and the 10th cranial nerve, glossopharyngeal nerve and the vagus nerve. ठीक है, इससे हमारे पास pharyngeal plexus बनता है जो सप्लाई करता है पैलेटोग्लॉसस को। Rest all of the intrinsic and the extrinsic muscles are supplied by the hypoglossal nerve, which is the 12th cranial nerve. I hope this is clear, except for the पैलेटोग्लॉसस। अब जीनियोग्लॉसस से हम हाइपोग्लॉसल नर्व की इंटीग्रिटी कैसे चेक करेंगे? जीनियोग्लॉसस बेसिकली राइट एंड लेफ्ट होएगी, है ना, क्योंकि बीच पूरा टंग जो हमारा है ये सेंटर से अगर हम सजाइटल प्लेन से डिवाइड करें तो राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो रही है ना, बायलेटरली प्रेजेंट होती है। तो अब क्या होता है कि जीनियोग्लॉसस राइट वाली जो होती है वो सप्लाई होती है बाय द राइट हाइपोग्लॉसल नर्व और लेफ्ट वाली सप्लाई होती है बाय द लेफ्ट हाइपोग्लॉसल नर्व। सो बेसिकली टंग की हाइपोग्लॉसल नर्व की जो सप्लाई होती है उसकी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए हम राइट जीनियोग्लॉसस की बात कर रहे थे। अगर सपोज इन केस राइट जीनियोग्लॉसस का क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया, मतलब राइट हाइपोग्लॉसल नर्व प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही, तो हमारे पास क्या होएगा, राइट जीनियोग्लॉसस रिस्पॉन्सिबल होती है टंग को राइट साइड में रखने के लिए, आगे खींच कर ले जाने के लिए।
अब वो राइट साइड की पैरालाइज हो गई है तो टंग हमारी राइट साइड में नहीं जा पाएगी, तो वो कहाँ डेविएट होएगी, लेफ्ट साइड की जो प्रॉपरली फंक्शनिंग है ये उस साइड में चली जाती है। ठीक है, अगर टंग हमारी लेफ्ट साइड पे डेविएट हो रखी है, मतलब राइट साइड की जिनोग्लॉसस उसको सही से होल्ड नहीं कर पा रही राइट पोजिशन में, तो मतलब राइट हाइपोग्लोसल नर्व की हमारे पास पैल्सी है। ठीक है, इससे हम इंटीग्रिटी ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द जिनियोग्लॉसस मसल। तो ये एक्सट्रिंसिक मसल्स थी, हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया अबाउट द एक्सट्रिंसिक मसल, देयर ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई आल्सो वी हैव सीन, देयर फंक्शंस एज वेल। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द इंट्रिंसिक मसल्स which are 4 in number: superior longitudinal, inferior longitudinal, transverse and the vertical. इसके लिए we have got a good diagram and extrinsic muscles के लिए भी हमारे पास एक diagram है. I'll show you guys in a while. Yes. So intrinsic muscles. अब इनके फंक्शंस याद रखने का। इस देखो, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल जो होती है ये बेसिकली जो डॉर्सम होता है टंग का, दैट इज सुपीरियर सरफेस जो होता है जहाँ पे पैपिले प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या करती है, कन्वेक्स बनाती है। ठीक है ना, और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल भी डॉर्सम को क्या करेगी, कनकेव बनाएगी। जस्ट ऑपोजिट वर्क रहेगा क्योंकि ये नीचे प्रेजेंट होती है। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल जो होती है ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगी। जैसे हमारे पास अगर सपोज दिस इज द टंग, तो इस पर पूरा ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगी, और वर्टिकल ऐसे वर्टिकली प्रेजेंट होगी। तो ट्रांसवर्स जो होती है ये टंग को क्या करती है, नैरो कराती है। अगर कॉन्ट्रैक्शन होएगा तो हमारी टंग देखो ये पूरी ऐसी लंबी सी है और यहाँ पे ट्रांसवर्स मसल ऐसे प्रेजेंट है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो नैरो हो जाएगी ना हमारी टंग। सिमिलरली वर्टिकल मसल जो होती है इसका ऑपोजिट काम करेगी। अगर नैरो हो रही है टंग ट्रांसवर्स के कॉन्ट्रैक्शन से, तो वर्टिकल से क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाती है। इट फ्लैटन्स आउट द टंग। अब इनकी लोकेशन हम एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, दैट इज दिस डायग्राम। यहाँ पे ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल मसल कुछ ऐसे प्रेजेंट होगी। देन वी हैव द वर्टिकल मसल। ये वर्टिकल मसल कहाँ पे जाकर अटैच हो रही है, हायोइड बोन से। ये अलग अलग दो हायोइड बोन नहीं होती हमारी बॉडी में, एक ही होती है। इसका हमने राइट ग्रेटर कॉर्नवा दिखाया है और ये लेफ्ट ग्रेटर कॉर्नवा दिखाया है। ठीक है, देन यहाँ पे प्रेजेंट होता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। देन देयर इज द इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। साइडों में स्टाइलोग्लॉसस मसल होती है, बीच में मीडियन फाइब्रस सेप्टम होता है, जहाँ पे सारी एक्सट्रिंसिक मसल्स का क्या होता है, इंसर्शन होता है। दिस इज द मीडियन फाइब्रस सेप्टम where there is the insertion of all the extrinsic muscles. ठीक है, जो intrinsic muscles होती हैं they arise from the submucosa of the tongue. इनकी लोकेशंस superior longitudinal, vertical, this is the transverse, inferior longitudinal, styloglossus. ठीक है, और यहाँ पे बीच में कौन सी मसल रहेगी, it is the genioglossus, GG। ठीक है, ये जीनियोग्लॉसस है। एक दूसरा डायग्राम है हमारे पास, ये मैंडिबल है। ठीक है, दिस इज द टंग। अब नीचे हायोइड बोन भी होती है, तो हमने हायोइड बोन भी बना लिया, मैंडिबल भी बना लिया, एंड दिस इज द टंग ऑब्वियसली। मैंडिबल के नीचे हमारे पास इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स होते हैं, जहाँ से ऑरिजिन होता है ऑफ द मसल राइट जीनियोग्लॉसस। ये हमारे पास जीनियोग्लॉसस का ऑरिजिन होता है। थ्रू आउट द टंग ये स्प्रेड हो जाती है। यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है जहाँ से ओरिजिनेट होती है स्टाइलोग्लॉसस। तो ये स्टाइलोग्लॉसस मसल हो गई हमारे पास। यहाँ से एक स्टाइलोहायोइड लिगामेंट भी आता है, एज वेल एज ऊपर एक पैलेट भी प्रेजेंट होता है जहाँ से पैलेटोग्लॉसस का ओरिजिन होता है। दिस इज द पैलेटोग्लॉसस मसल। दिस इज जीनियोग्लॉसस, दिस इज द स्टाइलोग्लॉसस, ये पैलेटोग्लॉसस। आई होप इतना क्लियर है। स्टाइलो हायोग्लॉसस कौन सी थी, जो हायोइड से जाती है, ये डीप टू द जीनियोग्लॉसस प्रेजेंट होती है। दिस इज द हायोग्लॉसस मसल। तो ये हमारे पास मसल्स की डायग्राम थे। ठीक है, इससे हमारा पूरा वाइप आउट होता है मसल्स का टॉपिक। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द आर्टेरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द टंग।
आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द टंग में अगर हम डिस्कस करें तो 3 आर्टरीज होती हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ द लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी जो होती है, सो आर्टीरियल सप्लाई जो होती है बेसिकली 3 आर्टरीज की हेल्प से होती है। द वेरी फर्स्ट आर्टरी, लिंगुअल वर्ड से ही याद रखना है कि लिंगुअल आर्टरी होती है विच इज़ वन ऑफ द एंटीरियर ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। हमारी जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है गाइज, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी से बाइफरकेट होकर बनती है एट द लेवल ऑफ C4, 4th सर्वाइकल वर्टिब्रे पे। बेसिकली अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास 3 एंटीरियर ब्रांच देती है, एक मीडियल और 3 पोस्टीरियर ब्रांचेस देती है। एक मीडियल ब्रांच जो देती है दैट इज द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी विच ऑल्सो सप्लाइज द टंग। देन इज द एंटीरियर ब्रांचेस, उसमें हमारे पास सबसे पहली ब्रांच जो देती है वो होती है सुपीरियर थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड को सप्लाई कर लेती है। देन कम्स द लिंगुअल आर्टरी जो सेकेंड एंटीरियर ब्रांच होती है, और थर्ड इज द फेशियल आर्टरी विच इज द थर्ड एंटीरियर ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी टंग को सप्लाई करेगी एंड फेशियल आर्टरी की जो टॉन्साइलर ब्रांच होती है दैट ऑल्सो सप्लाइज द टंग। ठीक है, तो ये 3 आर्टरीज हो गई जो टंग की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन इज द वीनस ड्रेनेज ऑफ द टंग। सो बेसिकली वीनस ड्रेनेज जो होता है दैट इज थ्रू द डॉर्सल लिंगुअल वेन्स। इफ यू रिमेंबर गाइज, जो मैंने इंफीरियर सर्फेस ऑफ द टंग दिखाया था वहाँ पे 2 डॉर्सल लिंगुअल वेन्स भी दिखाई थी। वो डॉर्सल लिंगुअल वेन्स ड्रेन होती हैं इनटू द लिंगुअल वेन विच फाइनली ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। सो दिस इज अबाउट द वीनस ड्रेनेज ऑफ द टंग। Then comes the nervous supply. नर्वस सप्लाई है बेसिकली इंट्रिंसिक मसल्स और एक्सट्रिंसिक मसल्स को हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया है कि हाइपोग्लॉसल नर्व होती है सप्लाई करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर द वन मसल दैट इज द पैलेटोग्लॉसस जिसको सप्लाई करता है फेरेंजियल प्लेक्सस। बट अगर हम जनरल नर्व सप्लाई ऑफ द टंग की बात करें तो एंटीरियर टूथ और टंग जो होता है दिस एंटीरियर पोर्शन इज सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व दैट इज द 7th cranial nerve। ये फेशियल नर्व की यहाँ पे 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है कॉर्डा टिम्पैनी जो टेस्ट को लेकर जाती है, अनदर ब्रांच इज द लिंगुअल नर्व। ठीक है, ये एंटीरियर 2/3 की नर्वस सप्लाई है। देन पीछे का जो फेरेंजियल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट हो गया इसको सप्लाई करती है 9th cranial nerve विच इज द ग्लॉस ऑफ फेरेंजियल नर्व। ये कैसे याद रखोगे आप, फेरेंजियल उसके एक नाम में आ रहा है, तो ये फेरेंजियल पोर्शन ऑफ द टंग जो था वो एंटीरियर 2/3 के पीछे ही था। तो दिस इज़ वेरी इजी, फेरेंजियल पार्ट जो होता है दैट इज पीछे का पार्ट जो होता है उसको ग्लॉस ऑफ फेरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी। सिंपल है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द टंग। क्लिनिकल एनाटॉमी में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है BTC में, सिर्फ 2 पॉइंटर्स दिए हैं विच आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। तो देख लेते हैं फटाफट से क्लिनिकल एनाटॉमी। सबसे पहले टंग का जो भी कैंसर होता है जिसे हम टंग कार्सिनोमा कहते हैं, किसी भी पार्ट में हुआ अगर तो उसको हमें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। लाइक हमने डिस्कस किया था कि फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लिम्फॉइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वी आर डिस्कस्ड फेरेंजियल पार्ट में, तो ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स की बायलेटरल ड्रेनेज होती है। दैट इज़ अगर इनका कोई कैंसर हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे रिकरेंट मैलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं अगर हमने सर्जिकली रिमूव भी कर दिया डीप सर्वाइकल। Now discussing the clinical anatomy of the tongue, we have the tongue carcinoma as first. Tongue carcinoma basically क्या होता है, कैंसर ऑफ द टंग होता है, which is very very important. Why? Because जो हमारे पास फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई कैंसर होता है तो बायलेटरल ड्रेनेज की वजह से बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। तो इसे रिमूव करने के लिए हमें सर्जिकल ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। बट इवन आफ्टर द ऑपरेशन देयर इज चांस ऑफ द रिकरेंट मैलिग्नेंसी, दैट इज वापस से वहाँ पे कैंसर स्प्रेड होने के चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, देन इज द सॉर्बिट्रेट विच इज़ अ ड्रग विच इज़ प्रोवाइडेड जब हमें एंजाइना पेक्टोरिस दैट इज एक्यूट चेस्ट पेन जब होता है पेक्टोरिस में, पेक्टोरल रीजन दैट इज चेस्ट से रिलेटेड कुछ है, तो जब काफ़ी ज़्यादा चेस्ट पेन होता है जब ओके सो लेट अस हैव लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ द टंग। बेसिकली जो टंग की डेवलपमेंट होती है ये 2 पार्ट से होती है। इसका जो म्यूकस वाला पार्ट होता है दैट इज म्यूकोसा वाला पोर्शन दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम द फेरेंजियल आर्चेस, एंड जो मसल्स ऑफ द टंग होती हैं दोस आर डेवलप्ड फ्रॉम द ऑक्सीपिटल सोमाइट्स। फेरेंजियल आर्चेस जो टंग के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती हैं दे आर फ्रॉम 1 to 4 इन नंबर। फाइन, ये म्यूकोसा ऑफ द टंग को फॉर्म करती हैं। देन वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ द टंग इन द 4th week ऑफ द जेस्टेशन। जेस्टेशन इज फॉर द 9 months, बट 1st, 2nd, 3rd, 4th week में जा करके तो हमारी टंग बननी शुरू होती है। I hope this is clear. Okay, now see, these are the pharyngeal arches, 1st, 2nd, 3rd and 4th, which are involved in the formation of the mucosa of the
टंग, ठीक है। ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है, इसमें 2 लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स होती हैं जहाँ से एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की फॉर्मेशन होती है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। फिर बीच में हमारे पास ट्यूबरकुलम इम्पारोला स्ट्रक्चर होता है जहाँ से द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द टंग इज फॉर्म्ड है, सर्कस टर्मिनालिस के जस्ट आगे वाला और एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग के बीच का। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉपुला। दिस कॉपुला फॉर्म्स द 2 हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस, ठीक है। ये हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस जो होती है इसका एक क्रेनियल पार्ट होगा, एक कॉर्डल पार्ट होगा और इसके बीच में हमारे पास फोरामेन सीकम की डेवलपमेंट के लिए एक छोटा सा फोरामेन होता है, ठीक है। क्रेनियल पार्ट से हमारे पास देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग और यू कैन से द फेरेंजियल 1/3 ऑफ द टंग, ठीक है। देन कॉर्डल पार्ट से पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की फॉर्मेशन होती है। Occipital somites will be responsible for the formation of the muscles of the tongue. So this was all about the development of the